सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको सूक्ष्म शिक्षण के विषय में बताएंगे और आप ब्लैक बोर्ड पे देखिए सूक्ष्म शिक्षण के विषय में। ठीक, अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण जिसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण जिसे अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग, सबसे पहले इसकी इतिहास के बारे में जानकारी लीजिए कि सूक्ष्म शिक्षण जो है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है। अगर बात आती है सूक्ष्म शिक्षण के जनक, सूक्ष्म शिक्षण के जनक, सूक्ष्म शिक्षण के जनक जो है एलन महोदय है। कौन है? एलन महोदय है। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण के जनक जो है एलन महोदय हैं, लेकिन ये विश्व के सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं। अगर बात आती है कि भारत के सूक्ष्म शिक्षण, मान लीजिए क्वेश्चन में आपके एलन न दिया हो, सीधा ये दिया हो एलन के अलावा ऑप्शन में हो, तो फिर आप क्या लिखेंगे? ये है, इसके आगे आप लिख लीजिए भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? डी तिवारी जी हैं। अब बात आती है सूक्ष्म शिक्षण के जनक एलन हैं, लेकिन सन की बात आती है तो किस सन में किए थे? 1961 में। और डी तिवारी ने किए थे 1900, इन्होंने किया था 1967 में। डी तिवारी ने 1967 में किया था। अब आगे देखिए कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक तो एलन हो गए, लेकिन भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? डी तिवारी हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक तो एलन है, 1961 में किए हैं, लेकिन किस विश्वविद्यालय में हुआ था? सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण, सर्वप्रथम, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो आप लिखेंगे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। कब हुआ? 1961 में। ठीक है, स्टैनफोर्ड। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रयोग हुआ किस विश्वविद्यालय में हुआ, तो ये सर्वप्रथम जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में हुआ। तो आगे बात ये आती है कि जनक तो हो गए, जनक क्लियर हो गया। भारत में जो है डी तिवारी हैं और सूक्ष्म शिक्षण के जनक एलन हैं विश्व के। अब सूक्ष्म शिक्षण का आप अर्थ समझ लीजिए। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म का मतलब होता है संकुचित, छोटा। शिक्षण मीन्स टीचिंग, पढ़ाने की एक क्रिया है। ठीक, शिक्षण मतलब आप जान रहे हैं ना, शिक्षण में दो लोग होते हैं, एक जो है ज्ञान देने वाला, एक ज्ञान ग्रहण करने वाला। शिक्षण जो है ज्ञान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण संकुचित, मतलब शिक्षण का संकुचित रूप। आप अगर सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जानना चाहते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है शिक्षण का लघु रूप है। शिक्षण का लघु रूप होता है। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? शिक्षण का लघु रूप होता है। शिक्षण का क्या होता है? लघु रूप होता है सूक्ष्म शिक्षण। अब और जानकारी लेना चाहते हैं तो इधर देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का एक क्या है? शिक्षण का लघु रूप होता है। शिक्षण का लघु रूप होता है तो फिर आप जान लीजिए शिक्षण की प्रक्रिया के बारे में
जानने के लिए शिक्षण का लघु रूप होता है। आगे देखिए, शिक्षण, अगली परिभाषा आप और जान लीजिए। शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों या भागों या खंडों में विभक्त करके प्रशिक्षुओं के सामने प्रस्तुत करने की रुचिपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए बच्चों, शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों या भागों या खंडों में विभक्त करके प्रशिक्षुओं के सामने प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया है। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। हमने बताया ना कि माइक्रो टीचिंग जो होता है ये किसके लिए है? माइक्रो टीचिंग उनके लिए है जो अध्यापक बन रहे हैं, जो अध्यापक बन चुके हैं, जैसे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, ठीक, उनके लिए है। प्रशिक्षु मतलब जो शिक्षक बनने जा रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है, सूक्ष्म शिक्षण का मतलब यही होता है कि शिक्षण, कोई भी, मान लीजिए कोई भी टीचर जब शिक्षण कार्य करता है तो उसमें अनेक कठिनाई होती है। कोई टीचर समझा नहीं पाता है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। उसी समस्या को सरलतम ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया गया है। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब, जो आपके एलन ने 14 कौशल बताए। एक शिक्षण कौशल होता है, 14 शिक्षण कौशल बताए हैं, और पासी ने 13 कौशल शिक्षण बताए हैं। अगर कौशल शिक्षण की बात आती है तो सूक्ष्म शिक्षण में केवल एक बार में केवल एक ही शिक्षण कौशल को बताया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में केवल एक ही कौशल शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। एक बार में केवल एक ही कौशल शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षण कौशल की बात करते हैं। कौशल मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब शिक्षण कार्य करते समय अध्यापक द्वारा जो भी क्रिया प्रतिक्रिया या भाव भंगिमा किया जाता है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया किया जाता है, या शिक्षक जो है शिक्षार्थी को समझाने के लिए जिस क्रियाकलाप द्वारा शिक्षण कार्य करता है वही क्या कहता है? कौशल या स्किल। शिक्षण कौशल का मतलब यही हुआ कि शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को समझाने के लिए जो भी क्रियाकलाप किया जाता है, ठीक है, वही क्या है? शिक्षण कौशल कहलाता है। अब आप इसको जान गए कि सूक्ष्म शिक्षण किसके लिए है? जो अध्यापक बन रहे हैं या जो अध्यापक बन चुके हैं। शिक्षण प्रक्रिया को सरलतम ढंग से प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया है। तो आगे हम देखते हैं, आगे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के कुछ सोपान हैं। चलिए, ये प्रस्तुत करने की रुचिपूर्ण प्रक्रिया है, हम इसको मिटा रहे हैं। फिर आगे हम सूक्ष्म शिक्षण के सोपान हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण, अब देखिए हम चक्र बना रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण के। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र। अब पहला है पाठ योजना। क्या है पहला? पाठ योजना। अंग्रेजी में इसको कहेंगे लेसन प्लान। और दूसरा, इसके बाद दूसरा सोपान है शिक्षण। क्या है? शिक्षण। इसे अंग्रेजी में कहेंगे टीचिंग। क्या कहेंगे?
टीचिंग। और फिर इसके बाद अगला सोपान है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फीडबैक। क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं, फीडबैक। अब अगला सोपान है पुनः पाठ योजना। पुनः पाठ योजना, पुनः पाठ योजना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशन प्लानिंग। रिलेशन प्लानिंग। उसके बाद अगला सोपान है रीटीचिंग। शिक्षण। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? पुनः शिक्षण। फिर अगला सोपान है बच्चों, अगला सोपान इसका है पुनः प्रतिपुष्टि। पुनः प्रतिपुष्टि अंग्रेजी में कहेंगे रीफीडबैक। ये आपका सूक्ष्म शिक्षण के चक्र है। आगे इसको अब चलिए समझिए कैसा है। अब देख लीजिए पाठ योजना। सूक्ष्म शिक्षण में कभी कभी यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, टेट, सुपर टेट, या आप डीएलएड कर रहे हो या बीएड हो, इसमें सूक्ष्म शिक्षण के भी यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। अब देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी पूछा जाता है सूक्ष्म शिक्षण। देखो सूक्ष्म शिक्षण में मुख्य रूप से 3 ही सोपान हैं। पहला क्या है? पाठ योजना, दूसरा शिक्षण, तीसरा प्रतिपुष्टि, मुख्य रूप से। लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से बनता है। अब देखिए पहला पाठ योजना। कभी कभी पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण के प्रथम सोपान है। बताइए प्रथम सोपान बच्चों क्या है? लेसन प्लान, पाठ योजना। प्रथम सोपान क्या होगा? पाठ योजना। ठीक। अब कभी कभी पूछा जाएगा कि सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? अंतिम सोपान आपका क्या है? प्रतिपुष्टि। अंतिम सोपान क्या है? अंतिम सोपान क्या है? प्रतिपुष्टि या फीडबैक। देखिए बच्चों, एक देखो अंतिम सोपान यही है। देखो 3 ही प्रक्रिया मुख्य रूप से है, बाकी आपको आगे बता रहे हैं। मान लीजिए कोई पहले और देख लीजिए। पहले देख लीजिए सूक्ष्म शिक्षण के प्रथम सोपान पाठ योजना, अंतिम सोपान प्रतिपुष्टि। कभी कभी पूछ लेगा मध्य सोपान क्या है? मध्य सोपान क्या है? मध्य सोपान आपका है शिक्षण। क्या है? शिक्षण। यही 3 सोपान है। तीनों सोपान से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, आपके टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो। आगे देखिए सूक्ष्म शिक्षण के प्रथम सोपान पाठ योजना, अंतिम सोपान प्रतिपुष्टि, मध्य सोपान शिक्षण। मुख्य रूप से देखो यही 3 है। देखिए क्योंकि पाठ योजना हुआ ना, यही देखो पाठ योजना, यही वाला पुनः पाठ योजना हो गया। पुनः यही देखिए शिक्षण है ना, यही पुनः शिक्षण हो गया, यही प्रतिपुष्टि, यही पुनः हो गया ना। यही तो रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट हो रहा है? जब कोई भी छात्र या प्रशिक्षु सूक्ष्म शिक्षण करता है तो पहले वो क्या करता है? लेसन प्लान बनाता है। लेसन प्लान अगर समय पूछा जाता है, देखो सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में इसका टोटल समय होता है 36 मिनट। कितना होता है? 36 मिनट। इसको हम बांट दे रहे हैं। लेसन प्लान में पाठ योजना कितने मिनट का है? 6 मिनट का। सूक्ष्म शिक्षण काल कितना है? 6 मिनट। प्रतिपुष्टि कितना है? 6 मिनट। पुनः पाठ योजना कितने है? 6 मिनट। पुनः शिक्षण कितना होगा? 6 मिनट का। पुनः प्रतिपुष्टि कितने होगा? 6 मिनट का। ये सब 6 मिनट के हुए। 6 6 12 36 18 6 24 6 35 36। पूरा सूक्ष्म शिक्षण जो होता है 36 मिनट का है। कितने मिनट का है? 36 मिनट का है। अब आगे चलते हैं। देखिए कोई भी प्रशिक्षु जब सूक्ष्म शिक्षण करता है तो सबसे पहले आपका क्या करता है? पाठ योजना बताता है। पाठ योजना बनाएगा। अब पाठ योजना बना के मान लीजिए शुरू में कभी कभी आपको, जब अभी हम बताएंगे
यहाँ 12 दिया रहा था पुनः पाठ योजना, क्योंकि पाठ योजना इसमें टाइम नहीं दिया, इसका 6 मिनट, इसमें 6 मिनट में जोड़ उठता है 12 दे दिया जाता है। क्योंकि जब आप शुरू में क्लास में आएंगे, घर से आएंगे या विद्यालय से जब पहली घंटी में आप जाते हैं पढ़ाने, तो आप पाठ्य योजना घर से बना के लाते हैं ना, इसलिए इसको 12 कर दिया जाता है। लेकिन जब आप घर से नहीं बनाएंगे, क्लास में ही जाएंगे, तो फिर क्लास में बनाने में 6 मिनट इसका दिया जाता है, फिर 6 मिनट इसका दिया जाता है, 6 6 12, कहीं कहीं आपको इसको 12 दे दिया जाएगा। क्यों दे दिया गया? क्योंकि पाठ्य योजना आप इसको घर से बना कर लाएं, इसलिए इसका 6 मिनट इसमें जोड़ दिया जाता है। आगे देखिए, अब पहले आप पाठ्य योजना बना के लाएंगे, फिर पाठ्य योजना बना के लाएंगे, 6 मिनट आप मतलब शिक्षण करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद जब 6 मिनट आप पढ़ा हो जाएंगे तो प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है आप इसको पहले समझ लीजिए। प्रतिपुष्टि, फीडबैक, इसका मतलब ये होता है, फीडबैक का मतलब होता है आपकी कमियों को बताना। आपकी जैसे आप जो शिक्षण कर रहे हैं, आप में क्या कमियां हैं, शिक्षण करते समय प्रशिक्षुओं में क्या कमियां होती हैं, आपको बताया जाएगा। अब बताएगा कौन? आप जब सूक्ष्म शिक्षण करते रहेंगे, या तो आपके ही सहपाठी रहेंगे उसमें पढ़ाते समय, या तो कक्ष निरीक्षक उसमें सूक्ष्म शिक्षण का कराने के लिए आपका निरीक्षण करने वाले एक अध्यापक रहते हैं, आपका निरीक्षण करते हैं, आपकी कमियों को पुनः बताएंगे। आप पाठ्य योजना बनाएंगे, 6 मिनट शिक्षण करेंगे, उसके बाद आपका फीडबैक दिया जाएगा। 6 मिनट आपकी कमियों को जो निरीक्षण करता रहेंगे वो बताएंगे, आपके अंदर एक कमी है, आप जो है पढ़ाते समय आपका लेखन बोर्ड में जो है स्पष्ट नहीं है, या आप टेढ़े लिख रहे हैं, आपका हैंड राइटिंग नहीं स्वच्छ है, आप ब्लैक बोर्ड के तरफ बढ़िया से खड़ा नहीं हुए, आपकी कमियों को बताया जाएगा। ये फीडबैक है। जब आपकी कमियों को मान लीजिए यहाँ पे बता दिया गया, आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं कि आपके अंदर एक कमियां हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? तो फिर आप पुनः यही करते हैं कि जब आपकी कमियों को बता दिया गया, पुनः आप पाठ्य योजना, पुनः यहाँ पे आप 6 मिनट का पाठ्य योजना बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे? पाठ्य योजना बनाएंगे, तुरंत क्लास में ही 6 मिनट पाठ्य योजना बनाएंगे। पुनः जब पाठ्य योजना बना लेंगे, पुनः 6 मिनट आप शिक्षण करेंगे, 6 मिनट क्या शिक्षण करेंगे, और पुनः आपकी कमियों को बताया जाएगा। आपकी कमियां अगर आपकी कमियां सुधर गई, या आपने कमियों को सुधार लिया, तो आपको प्रतिपुष्टि या फीडबैक बताया गया कि आपकी कमियां नहीं हैं, अब आप सही पढ़ा रहे हैं। तो तब फिर आपका यही सूक्ष्म शिक्षण समाप्त हो जाता है। मान लीजिए अगर आपके अंदर फिर कमियां हैं, तो ये प्रक्रिया बराबर आपकी चलती रहती है, लेकिन 36 मिनट है, इसलिए 2 ही बार हुआ। और मतलब ये होता है सूक्ष्म शिक्षण का, प्रशिक्षुओं के अंदर जब तक कमी रहती है तब तक ये सूक्ष्म शिक्षण करता रहेगा। ठीक है, ये तब तक करता रहेगा। जैसे पाठ्य योजना शिक्षण हुआ, प्रतिपुष्टि हुआ, पुनः पाठ्य योजना हुआ, पुनः शिक्षण हुआ, पुनः प्रतिपुष्टि हुआ, फिर कमियां हैं तो फिर क्या करेगा? पुनः पाठ्य योजना बनाएगा, फिर पुनः शिक्षण करेगा, फिर पुनः प्रतिपुष्टि करेगा। लेकिन 36 मिनट का है, 2 ही बार, एक ही बार वो क्लास में बना पाएगा। उसके बाद क्योंकि क्लास में नहीं बना पाए, क्योंकि 36 मिनट का है, नहीं तो मैंने होता है आपके अंदर जब तक कमियां हैं, जब तक आपकी कमियां नहीं सुधरेंगी तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। मुख्य रूप से यही है, पाठ्य योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, यही देखो तीनों का पुनः आगे कर दिया गया। बस पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि, 6 36। ये बात आ गई आपकी। ये जो 36 मिनट लिखा गया है एनसीईआरटी द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा जो है मानक है, 36 मिनट का मानक किसके द्वारा है? एनसीईआरटी द्वारा मानक है। तो फिर अब आगे देखिए, फिर हम आपको इतना बता दिए। अब हम आगे जो स्टेनोफोर्ड एलन और भारत के एनसीईआरटी द्वारा जो सूक्ष्म शिक्षण है, दोनों के बारे में हम आपको तुलना कर रहे हैं, अलग अलग बता रहे हैं। ठीक, ओके। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र। अब देखिए, हम आपको तुलना बता रहे हैं, तुलना करेंगे स्टैनफोर्ड वाला और जो एनसीईआरटी द्वारा भारत में है, उसको देखिए ब्लैक बोर्ड पे। इसको हम अब मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्टेनोफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टेनोफोर्ड विश्वविद्यालय, और एक तरफ लिख लेंगे हम क्या? भारत
या आप लिख लीजिए NCERT। ओके। देखिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एक तरफ भारत NCERT द्वारा जो मानता है। अब देखिए इसको हम लिखते हैं, पहला क्या है, शिक्षण। क्या है, शिक्षण। दूसरा क्या है, प्रतिपुष्टि। तीसरा क्या है, नहीं शिक्षण, प्रतिपुष्टि। उसके बाद है पाठ योजना। उसके बाद फिर अगला स्टेप है पुनः शिक्षण। पुनः शिक्षण। फिर उसके बाद क्या है, पुनः शिक्षण। पाठ योजना हो गया, पुनः शिक्षण हो गया। यहाँ पे पुनः पाठ योजना होगा, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक। अब देखिए ये पांचों जो है 2 3 4 5, ये पांचों सोपान सेम टू सेम NCERT वाले में भी यही रहेंगे। और स्टैनफोर्ड 1900, इसको आप यहाँ डाल दीजिए सन 1961। यहाँ लिख लीजिए एलन। ठीक, एलन। और भारत ये इसमें कौन है, भारत के कौन है, DD तिवारी। 1900 को लिख लीजिए 1967, DD तिवारी। अब देखिए 1967। देखिए एलन, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय 1961 एलन द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में जो टाइमिंग था, क्या समय था। और NCERT द्वारा जो 1967 में DD तिवारी जो है जनक, भारत के जो सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं DD तिवारी 1967 में, उनके टाइमिंग में क्या अंतर है। देखिए इन्होंने भी कुछ नहीं, शिक्षण का इन्होंने क्या समय दिया, 5 मिनट। और प्रतिपुष्टि 10 मिनट। उसके बाद पाठ योजना 15 मिनट। उसके बाद पुनः शिक्षण 5 मिनट। उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि 10 मिनट। अब टोटल कितना हो गया, आप जोड़िए, 10 5 15, 15 15 30, 30 5 35 10 45। टोटल जो है एलन द्वारा जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया गया था, वो 45 मिनट का था। कितने मिनट का था, 45 मिनट का था। लेकिन जो NCERT द्वारा जो मानक है 1967 में भारत में, सेम टू सेम वही रहेगा। शिक्षण कितने मिनट का है, उसमें 6 है। प्रतिपुष्टि क्या है, प्रतिपुष्टि जो है आपका 6 मिनट का है। और पुनः पाठ योजना 12 मिनट का है। शिक्षण कितना है, 6 मिनट का है। पुनः प्रतिपुष्टि कितने हैं, 6। टोटल कितने हो गए, 6 6 12, 12 12 24, 6 30, 6 36 मिनट। टोटल क्या है, 36 मिनट। अब आप देख लीजिए जो NCERT द्वारा मानक है, NCERT द्वारा मानक है वो 36 मिनट का है हमारे DD तिवारी द्वारा। और जो एलन द्वारा है वो 45 मिनट है। अब आगे आप देखिए, एक कभी कभी आपके समझ में आता होगा, जो अभी हम चक्र बनाए थे उसमें 6 सोपान बताए थे ना। तो इसमें देखो, इसमें अभी हम 6 सब किए थे ना। इसमें एक देखो पाठ योजना 12, क्योंकि जब आप क्लास में पहली बार जाएंगे तो पाठ योजना घर से बना के लाएंगे ना, तो उसलिए उसका 6 मिनट इस पाठ योजना में जोड़ दिया गया, 12 कर दिया गया, इसीलिए। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन जो है, दोनों में अंतर क्लियर हो गया। लेकिन जो NCERT द्वारा जो DD तिवारी भारत के जनक हैं 1967 में किए थे, लेकिन यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं था, इसमें कुछ त्रुटियां थी। DD तिवारी जो सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं, लेकिन सर्वप्रथम प्रयोग भारत में इन्होंने ही किया था, इसलिए इनको ही भारत का सूक्ष्म शिक्षण के जनक कहते हैं। लेकिन ये जो सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किए हैं उसमें कुछ त्रुटिपूर्ण था, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं था। तो फिर पूर्ण रूप से वैज्ञानिक किसका हुआ, तो हम आपको नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे हम लिख दे रहे हैं। एक पासी थे 1974 में एक पासी महोदय थे। पासी महोदय ने 1974 में इसकी त्रुटियों और कमियों को सही किया। और इन्हीं पासी
द्वारा जो 1974 में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया गया, ये वैज्ञानिक था, ठीक है। और जो है यही जो है इसी को मानक माना गया, इसी को मान्यता प्रदान की गई। तो फिर बच्चों आज ये जो था सूक्ष्म शिक्षण का क्लास था। आप लोग जो भी बीएड कर रहे हो या डीएलएड या बीटीसी कर रहे हैं या जो टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन मिलती रहे। हम आपको टेट और सुपर टेट या डीएलएड जो भी क्लास है सबका जो भी, जैसे टेट में 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों हम आपको वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे डालते रहेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करिए, और जिससे आपको जानकारी जो है मिलती रहे। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको हमारे तरफ से ना भेजा जाए। हम ऐसा क्वेश्चन आपको बनाएंगे, ऐसा वीडियो डालेंगे, इसमें कोई संशय रह ही नहीं जाएगा, आपके अंदर कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।